बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है ए करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन ए कॉपर कंडक्टर विद ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर कॉपर n इक्वल टू 8.5 इंटू 10 पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। इस न्यूमेरिकल में हम स्टार्टिंग से इसको जो वैल्यूज गिवन हैं वो डाटा में नोट कर लेते हैं। करंट ऑफ 3 एम्पेयर यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है आई इक्वल टू 3 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन ए कॉपर कंडक्टर विद ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है और साथ मिली क्या है, प्रीफिक्स है। तो ये एरिया हमें गिवन है ए इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिली जो है 10 पावर -3 के इक्वल होता है। ये जो यूनिट के ऊपर स्क्वायर है, जब यूनिट के साथ प्रीफिक्स हो और ऊपर स्क्वायर लिखा हो, कोई भी पावर हो, तो वो जो पावर है वो यूनिट के साथ साथ उस प्रीफिक्स पे भी होती है। तो ये जो प्रीफिक्स है मिली, ये स्क्वायर मिली के ऊपर भी है, यानी कि 10 पावर -3 का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 10 पावर -6 के। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर के। इसके बाद फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कैलकुलेट करनी है फॉर कॉपर n इक्वल टू, ये हमारे पास क्या चीज गिवन है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है n 8.5 इंटू 10 पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिंपली इन टर्म्स को देखते हुए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे, VD इक्वल टू आई ओवर NAE। हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, वो इसमें पुट करेंगे। I की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास है 8.5 इंटू 10 पावर 28 डिवाइडेड बाय एरिया 1.1 इंटू 10 पावर -6 इंटू E। E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो, यानी कि 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये नोट डाउन करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6, जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया 13.6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो 10 की पावर्स हैं, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लिया, ये हमारे पास 10 पावर 3 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 13600 हो जाएगा ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 2.2 इंटू 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट टेक्स 600 जॉल ऑफ एनर्जी टू मूव ए चार्ज ऑफ 2 कूलम बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि V कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट टेक्स 600 जॉल ऑफ एनर्जी, 600 जॉल एनर्जी E 600 जॉल टू मूव ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। Q इक्वल टू 2C 2 कूलम बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। यहां पे वर्क डन एनर्जी की सूरत में मौजूद है, यानी कि V इक्वल टू E ओवर Q। E की वैल्यू हमारे पास 600 है, Q की वैल्यू 2 है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा 300 वोल्ट के। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 मीटर long that has a diameter of 2 millimeter and resistivity of 2.63 into 10 power -2 ohm meter। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वायर की, यानी कि R हमने कैलकुलेट करना है ऑफ वायर 10 मीटर लॉन्ग। वायर की लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, हैज ए डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर डायमीटर, यानी कि D इक्वल टू 2 मिलीमीटर। हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी कि R इक्वल टू D बाय 2, 2 बाय 2, डायमीटर 2 गिवन है 2 बाय 2, तो 1 मिलीमीटर इक्वल होगा 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर के। तो ये हमने डायमीटर की मदद से रेडियस नोट कर लिया। एंड रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो इक्वल टू
ये आर नहीं आएगा, रो होगा, इसको आपने ठीक कर लेना। रो इक्वल टू 2.63 इंटू 10⁻⁻2 ओम मीटर। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसका फार्मूला हमारे पास R इक्वल टू रो एल ओवर ए है। एरिया डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, तो एक ही जगह पे हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। R इक्वल टू रो की वैल्यू 2.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एल हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर जो है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 26 आ गया इंटू 10⁻⁻2 एज इट इज, और नीचे 3.14 को जब 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3.14 से मल्टीप्लाई होके 3.14 ही रहेगा। 10⁻³ का स्क्वायर है, ये जब स्क्वायर ओपन करेंगे 10⁻³ का तो 10⁻6 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। 26 डिवाइडेड बाय 3.14 तो वो 8.28 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 ऊपर जाके 10⁻+6 हो जाएगा, यानी कि 10⁻2 + 6 इक्वल आ जाएगा 10⁻4 ओम के। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.4 है। कैलकुलेट 1 month कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 watt एनर्जी सेवर फॉर 8 hours डेली इन योर स्टडी रूम। Assume that the price of a unit is Rs20। कैलकुलेट करनी है 1 month कॉस्ट 50 watt एनर्जी सेवर को यूज करने की 8 hours के लिए डेली जब उसको यूज किया गया हो। Assume that the price of a unit is Rs20। प्राइस कितनी है पर यूनिट 20 है। तो हमने कैलकुलेट करना है 1 month कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना है यूजिंग 50 watt एनर्जी। वाट किस चीज का यूनिट है? पावर का। तो ये P इक्वल टू 50 watt गिवन है, एनर्जी सेवर है फॉर 8 hours डेली। टाइम कितना हमें गिवन है? 8 hours डेली। एक डे में टोटल 30 डेज होते हैं और 8 hours डेली यूज हो रहा है। हमने पर मंथ कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं। अगर पर ईयर कहते तो हम उस हिसाब से डेज देख लेते 365। पर मंथ कहा है तो इस वजह से 30 और हर मंथ में डेली 8 hours के लिए यूज हो रहा है, यानी कि एक मंथ में 30 डेज हैं तो 8 hours डेली यूज होता है। तो इस हिसाब से 1 month में 240 hours जो एनर्जी सेवर है वो यूज हुआ है। Assume that the price of unit is Rs20। कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 20 है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल होगा, पावर हमारे पास बल्ब की 50 वाट है, टाइम कितना है 240 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी है 1 यूनिट की 20 है। तो ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 1000, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा 240। तो 240 रुपीज है अगर एक एनर्जी सेवर 8 hours के लिए डेली यूज किया जाए, डेली और रखा जाए, इसकी पावर 50 वाट है और वो एक मंथ क्या जो कॉस्ट आएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी का वो 240 रुपीज होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 11.5 है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द गिवन सर्किट। किरचॉफ लॉ यूज करके इस सर्किट में हर रेजिस्टर में से कितनी करंट गुजर रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें डायग्राम जो है बुक वाली मैंने यहीं पे एज इट इज कॉपी की है, आप देख सकते हैं कि इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, लेकिन एक चीज जो इस डायग्राम में मिस्टेक है वो ये है कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, वाट नहीं होता। तो अगर ये बुक पेपर में आपके पास इसी तरह से डायग्राम बनी आए तो इसको आपने वाट नहीं लिखना, ओम लिखना है। ये बुक में मिस्टेक है। R1 इक्वल टू 3 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R4 इक्वल टू 6 ओम, R3 इक्वल टू 5 ओम एंड R5 इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो जहां पे रेजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू के अक्रॉस ओम लिखना है।
E1 3 वोल्ट है और E2 4.5 वोल्ट है, ये ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लूप आपके पास है AFEBA, इस लूप के ऊपर हम अप्लाई करेंगे KVL। ठीक है, इस लूप के ऊपर KVL अप्लाई करेंगे। तो अब जब इस लूप के ऊपर हम KVL अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है, आपको इसमें डायरेक्शन दी गई है, इस करंट की डायरेक्शन को देखना है कि अगर वो बैटरी के हिसाब से पॉजिटिव टू नेगेटिव है, कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रही है, इस वजह से E1 को हम पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद आगे आती है ये रेजिस्टेंस, जहां पे भी रेजिस्टेंस आएगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू IR माइनस लेंगे। अब इसमें से करंट I1 गुजर रहा है और रेजिस्टेंस R1 है, तो इस I1 R1 को हम माइनस लेंगे, ये लिख दिया। इसके बाद आगे ये रेजिस्टेंस आ गई, करंट गुजर रहा है I1 और रेजिस्टेंस है R2, तो माइनस I1 R2 ये लिख दिया। उसके बाद रेजिस्टेंस है R4, करंट गुजर रहा है I1, रेजिस्टेंस R4, तो माइनस I1 R4 आ गया। अब इस रेजिस्टर में से एक करंट I1 गुजर रहा है और दूसरे लूप का करंट भी गुजर रहा है। I1 इसमें E से B की तरफ है, तो I2 जो है वो B से E की तरफ है। I1 E से B और I2 B से E, डायरेक्शन ऑपोजिट है। I1 वाली वैल्यू को हमने नेगेटिव लिया है, तो I2 वाली को पॉजिटिव लेंगे, यानी कि I2 R4 हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। ये सम ऑफ करंट्स, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल होता है जीरो के किरचॉफ लॉ के मुताबिक, तो ये हमने लूप के अक्रॉस अप्लाई करके इक्वल टू जीरो कर दिया है। विद रिस्पेक्ट टू I1 जितने भी हमने पोटेंशियल ड्रॉप लिए हैं वो नेगेटिव लिए हैं, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू I2 भी था, तो I2 वाले को हमने पॉजिटिव लिया है, क्योंकि I2 की वैल्यू I1 की निस्बत डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से क्या होगा, साइन चेंज होगा, यानी कि इनके नेगेटिव ले रहे थे तो इनका पॉजिटिव साइन आएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। E1 की वैल्यू 3 गिवन है, R1 की वैल्यू भी 3 गिवन है, R2 की वैल्यू भी 2 गिवन है, R4 की वैल्यू 6 है, और यहां पे भी R4 की वैल्यू 6 है। को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 3I1 माइनस 2I1 माइनस 6I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 0। I1 वाली वैल्यूज एक जगह पे ऐड कर लेंगे और I2 वाली वैल्यूज एक जगह पे ऐड कर लेंगे, यानी कि 3I1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 11 हो जाएगा, प्लस 6I2 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास 11I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अगर इन दो वैल्यूज को हम दूसरी साइड पे ले जाए ना, तो ये 11I1 माइनस 6I2 रह जाएगा और साइड पे 3 रह जाएगा, तो वो मैंने इक्वेशन ऐसे करके लिख दिया है, 11I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद KVL अप्लाई करते हैं नेक्स्ट लूप पे, जो कि लूप हमारे पास है लूप 2 BEDCB। ठीक है, इस लूप के ऊपर हम KVL अप्लाई करते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट से, लेकिन यहां पे भी मैंने इस रेजिस्टेंस से स्टार्ट लिया है। ठीक है, यहां पे मैंने इस रेजिस्टेंस से स्टार्ट लिया है, तो ये हमारे पास देखें I2 R4, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू IR, I2 गुजर रहा है और R4, I2 R4 हमारे पास माइनस आएगा, लेकिन इसमें से भी करंट I1 भी गुजर रहा है। ये दोनों लूप्स के दरमियान कॉमन है, I2 गुजर रहा है तो I1 भी गुजर रहा है। इसमें से I2 ऊपर से नीचे की तरफ B से E की तरफ है, तो I1 नीचे से ऊपर E से B की तरफ है। एक B से E की तरफ है, उसको नेगेटिव लिया है, तो जो E से B की तरफ है उसको पॉजिटिव लेंगे, तो इस वजह से I1 R4 को हमने पॉजिटिव लिया। I2 R4 नेगेटिव और I1 R4 पॉजिटिव। उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस पे आए, तो इसमें से करंट I2 गुजर रहा है और रेजिस्टेंस I3 है, यानी कि माइनस I2 R3। उसके बाद आगे आ जाती है बैटरी। अब बैटरी के अक्रॉस, EMF सोर्स के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव शो की गई है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो कन्वेंशनल करंट को सामने रखते हुए इसकी वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ गई है, तो जहां पे भी रेजिस्टेंस आए नेगेटिव साइन लगता है, यानी कि I2 R5 के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन होगा इक्वल टू 0। इसमें भी हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। माइनस I2 R4 की वैल्यू 6
प्लस I1 इंटू R4 की वैल्यू 6 गिवन है, R3 की वैल्यू हमारे पास 5 है और E2 की वैल्यू 4.5 है, R5 की वैल्यू 4 है। माइनस 6I2 प्लस 6I1 माइनस 5I2 प्लस 4.5 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा I1 वाली टर्म्स 6I1 एक ही है, I2 वाली माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 ये माइनस 15I2 हो जाएगा और प्लस 4.5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6I1 माइनस 15I2 इक्वल टू 4.5, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। 4.5 इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। अब या तो हमें I1 सेम बनाना है, उसके लिए हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 11 से, या हम एक जो दूसरे नंबर पे है इसको हम सेम कर लें। और ये कैसे सेम हो सकता है कि इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लें 15 से और इस इक्वेशन को 6 से, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या इन इक्वेशंस को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को 5 से और इक्वेशन 2 को 2 से। इक्वेशन 1 को अगर 5 से करें तो 55I1 माइनस 30I2 इक्वल आ जाता है 15 के, और इक्वेशन 2 को 2 से करें तो 12I1 माइनस 30I2 इक्वल आ जाता है माइनस 9 के। अब इसमें आप देखें तो ये जो सेकंड वाला है 30I2 दोनों में सेम आ गया है। अब अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी I1 की वैल्यू इसमें से आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि 55I1 माइनस 30I2 माइनस इक्वेशन 4 जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड 12I1 माइनस 30I2 थी इक्वल टू 15 माइनस माइनस 9 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 55I1 माइनस 30I2 माइनस 12I1 प्लस 30I2 इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24। तो ये I1 वाली टर्म्स ऐड की 43I1 आ जाएगा, I2 वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी माइनस प्लस वाली, तो इक्वल 24 आ जाएगा, यानी कि I1 इक्वल टू 24 बाय 43। I1 की वैल्यू आ जाती है 0.56 एम्पेयर। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 11I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 3। इसमें I1 की वैल्यू 0.56 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 6.16 माइनस 6I2 इक्वल टू 3। 6I2 इक्वल आ जाएगा, अगर इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं और 3 को इधर लेकर आए तो 6I2 इक्वल आ जाता है 6.16 माइनस 3 के, यानी कि 6I2 इक्वल हो जाएगा 3.16। I2 की वैल्यू आ जाएगी 3.16 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि I2 हमारे पास आ जाएगा 0.52 एम्पेयर। अब इस न्यूमेरिकल में यह कहा गया था कि हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजर रहा है वो आपने लिखना है। तो आपने ये देखना है R1, इसमें से सिर्फ I1 गुजर रहा है, तो लिखेंगे करंट पासिंग थ्रू R1 इज 0.56 एम्पेयर, करंट पासिंग थ्रू R2 इज कितना, इसमें से I1 गुजर रहा है 0.56 एम्पेयर, ये कॉमन है, इसको फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद R3 का लिखेंगे, करंट पासिंग थ्रू R3 इज I2 है तो 0.52 एम्पेयर, करंट पासिंग थ्रू R5 इज, इसमें से भी I2 गुजर रहा है तो कितना लिखेंगे 0.52 एम्पेयर। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों में कॉमन है, तो इसका करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे I2 और I1 को, यानी कि डेल्टा I हम कैलकुलेट करेंगे I1 माइनस I2, तो डेल्टा I हमारे पास आ जाएगा 0.04 एम्पेयर। तो हम लिख देंगे कि करंट पासिंग थ्रू R4 इज 0.04 एम्पेयर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करना था। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन या कोई टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर पास्ट पेपर्स और एक्सपेरिमेंट की वीडियोस भी मिल जाएंगी। थैंक यू।